Hello friends, welcome to our channel YTH India, and today we are going to discuss about categories of bill. Hope you are fine and prepared well for your exams. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा सुपर टेट की भी एक नॉर्मल सीरीज़ जो हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तो हमारा पॉलिटिक्स का सेक्शन जो है चल रहा है, तो उसमें पॉलिटिक्स भी आएगी। तो अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप ये वीडियोज़ भी जो है मेरे देखते रहें। तो आज हम लोग प्रिपेयर करेंगे कैटेगरीज ऑफ बिल। हमने काफ़ी हद तक पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लिया है, और मुश्किल से अब ये जो टॉपिक जाने वाला है एक क्लास का और है। एक या दो क्लास में इसको पार्लियामेंट के सेशन को ख़त्म करके जो है हम लोग गवर्नर और उसकी पावर और चीफ मिनिस्टर वगैरह इनको डिस्कस करेंगे। तो गवर्नर वगैरह जो हम पढ़ेंगे उसको हम प्रेसिडेंट से कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों की जो फंक्शन है वो सेम है। तो इसीलिए पढ़ना काफ़ी गवर्नर, अब जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो काफ़ी आसान पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रेसिडेंट ही जो है वो टॉपिक थोड़ा लॉन्ग भी है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ न्यू भी है, तो इसीलिए सेशन थोड़ा लंबा जो है आपका चला गया। अब हम पढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ बिल। तो देखो, हमने 4 कैटेगरीज ऑफ बिल पढ़ी थी। इसमें हमारी कितनी कैटेगरी थी? 4 कैटेगरी थी, ठीक है। एक था आपका ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, और चौथा कौन सा था आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इसके बारे में हमने इसके आर्टिकल्स वगैरह और इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स जो डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो हो तो आप प्रीवियस सेक्शन जो है एक बार उसको गो थ्रू कर लें, क्योंकि अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे 4 टाइप के कैटेगरी के बिल जो थे हमारे, हमने इसको डिस्कस हमें करना है। तो जो हमारी कैटेगरीज हैं बिल की, दैट आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बिल, सो विच वी हैव टू रीड। सो नाउ we are going to talk about ordinary bill. Okay, so what is ordinary bill? अब देखिए, इसमें क्या होगा कि साधारण बिल होता है, इसको आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसमें आप लिख लीजिए, इंट्रोड्यूस इन बोथ LS एंड RS। जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ यही आपके नोट्स हैं, इनको इसी तरीके से जो है प्रिपेयर करें, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई भी तकलीफ हो रही है तो वो आप गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि बुक में जो लैंग्वेज है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरा पढ़ने के बाद उसमें दिमाग भी मारना पड़ेगा। जबकि यहाँ ये जो पॉइंट है, क्योंकि एक तो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, उसके बाद उसी पॉइंट का जो एक क्रक्स है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये जो आप एग्जाम में लास्ट में पढ़ के जाओगे तो आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स होंगे कि क्या पढ़ाया गया था, क्या नहीं पढ़ाया गया था। और अगर छोटे लेवल के एग्जाम्स की बात करें तो उनके लिए तो ये वीडियोस जो है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियोस जो मैं पढ़ा रही हूँ वो अपने लेवल से काफ़ी हाई चल रहे हैं। तो अगर आप इतना भी दिख जाओगे तो पॉलिटिक्स का क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो निकलने छूटने वाला है नहीं। अगर एक आध कोई उल्टा सीधे क्वेश्चन आ जाए तो दोनों ही LS और RS में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें क्या है, प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर कोई भी ला सकता है, बाय प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर। इसके अलावा इसमें प्रेसिडेंट की असेंट की दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है। बोथ द हाउस है इक्वल पावर। इसके अलावा इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर नहीं है। इसके अलावा जॉइंट सेटिंग हो सकती है आपकी इसमें। डेडलॉक के केस में अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या इसको रिटर्न कर सकते हैं फॉर री कंसिडरेशन। अब देखिए, दोबारा समझते हैं इस पॉइंट को।
इसने क्या बोला ऑर्डिनरी बिल में कि आप इंट्रोड्यूस इन बोथ LS एंड RS, आप इसको लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किसी में भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बाउंडेशन नहीं है कि आप इसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि आगे जो आने वाला बिल है उसमें ये बाउंडेशन लग जाएगी, इसीलिए पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो इसको हम लोकसभा या राज्यसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बाय प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर, इसको प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर कोई भी ला सकता है। आप ना पब्लिक और प्राइवेट बिल पढ़े थे, जिसमें से पब्लिक बिल तो जो था आपका मिनिस्टर ला रहा था, और प्राइवेट बिल आपका कौन ला रहा था, कोई भी मेंबर ला सक रहा था, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी का लीडर ला रहा था। तो देखिए इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन जो है इसमें नहीं है, इसको प्राइवेट मेंबर या मिनिस्टर कोई भी ला सकता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि दोनों हाउसेज ऐसे बिल पर, इस टाइप के जो बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऐसे बिल्स में दोनों ही हाउसेज के पास जो है इक्वल पावर है आपके। इसके अलावा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला जो बिल है हमारा मनी बिल उसमें ये पॉइंट जो है बदलेगा, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो इसीलिए मैंने इसको जो है वहाँ से कंपेयर करके बताया था कि आप इन दो पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें। तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अगर आप जो है बिल लाना चाह रहे हो तो उससे पहले आप प्रेसिडेंट से पूछना ज़रूरी नहीं समझते, आप डायरेक्टली इस बिल को जो है लाके जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोकसभा में, और फिर इस पर जो है अपनी चर्चा चालू कर सकते हैं अगर आप बिल लाना चाहते हैं तो। और इसके अलावा इस ऐसे बिल्स पर जॉइंट सिटिंग हो सकती है इन केस ऑफ डेडलॉक। मान के चलिए डेडलॉक का केस फंस गया, मतलब बिल जो है पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग करा सकते हैं दोनों, यानी दोनों हाउस, डेडलॉक मतलब दोनों हाउसेस को साथ बिठाएंगे, उसके बाद उस बिल पर चर्चा होगी, साथ में उसमें वोटिंग भी करवा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है प्रेसिडेंट असेंट। प्रेसिडेंट देखिए क्या कर सकते हैं, अगर बिल पास हो जाता है तो अगर बिल पास हो जाएगा तो या तो प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर सकते हैं या उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, या दोबारा उसको रिकन्सिडरेशन के लिए हाउस के पास पार्लियामेंट में जो है भेज सकते हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है मनी बिल, और काफ़ी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बिल है ये। मनी बिल इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनी बिल की। एक और देख लें जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस, और देख लेते हैं कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है वो किस केस में होता है आपका, तो ये और देख लेते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। सो इसमें क्या है कि आर्टिकल 108 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड फॉर जॉइंट सिटिंग। ठीक है, आर्टिकल 108 जो है आपका वो जॉइंट सिटिंग की बात करता है संविधान में। इसके अलावा इसमें कंडीशन क्या है कि अगर बिल जो है एक हाउस से पास कर दिया गया है और दूसरे हाउस ने उसे अगर टर्मिनेट कर दिया है, तो उसमें आप पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, दूसरे ने उसको टर्मिनेट कर दिया है अगर उनके केस में। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है कि किसी हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है बिल को, अगर किसी हाउस ने बिल को जो है आपका रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा हाउस जो है उसके अमेंडमेंट्स पर एग्री नहीं हो रहा है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है आपका 6 महीने से ज़्यादा बिल जो है पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, विदाउट बीइंग पास्ड, तो आप इस पॉइंट लिख लीजिए, मोर देन 6 मंथ। ठीक है, विदाउट बीइंग पास्ड।
बाय अदर हाउस, और लिख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, कैसी कैसी कंडीशन बन सकती है जॉइंट सेटिंग के लिए। तो एक तो कंडीशन ये है कि आर्टिकल 108 है आपका, वो जॉइंट सेटिंग की बात कर रहा है आपके संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन में 108 जो है आपका, वो जॉइंट सेटिंग की बात करता है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी एक हाउस जो है, एक हाउस, दो हाउस होते हैं हमारे, बाइकैमरलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर एक हाउस जो है वो बिल को पास कर दे रहा है और दूसरा उसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर दूसरा जो है उसको टर्मिनेट कर दे रहा है, ठीक है, टर्मिनेट मतलब खत्म कर दे रहा है, ऐसे केस में जो है आपकी जॉइंट सेटिंग होगी। या फिर दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, या फिर जो बिल में संशोधन किए गए हैं, मान के चलिए कि आप कोई बिल लाए, वो बिल पास नहीं हो रहा है, तो अपोजिशन वाले जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपने कहा कि ठीक है थोड़ा बहुत उसमें संशोधन का मतलब होता है चेंजेस करना। आप कह रहे हो कि ठीक है थोड़े बहुत हम लोग चेंजेस कर देते हैं, आपने चेंजेस करे, उसके बाद भी अगर दूसरा हाउस जो एग्री नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आप जॉइंट सेटिंग बिठवा सकते हो, ठीक है। कह प्रेसिडेंट बिठवाएंगे, हम क्या बिठवाएंगे उसको। उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा अगर जैसे दूसरे हाउस में बिल जो है आपका गया और 6 महीने से तो पड़ा हुआ है वो, ठीक है, उन्होंने बिल ले भी लिया लेकिन वो पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस पर वो मतलब अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर रहे हैं कि उसको टर्मिनेट किया है उन्होंने, या फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्या किया है वो बता नहीं रहे, इलेक्ट मतलब पड़ा हुआ है वो बिल इसी तरीके से। तो उस केस में भी जो है आपका जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट में हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे मनी बिल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल है आपका। अब हम मनी बिल पे आ जाते हैं। इसमें थोड़ी सी रिफिल डाली जा रही है नहीं तो। अब हम बात करते हैं आपकी मनी बिल की। अब देखिए मनी बिल में क्या होता है। मनी बिल को जो है आर्टिकल 110 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया गया है। तो आर्टिकल 110 इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मनी बिल की बात करता है। ठीक है, मनी बिल की बात करता है और जो मैटर उसमें जो है दिए हुए हैं। क्योंकि मनी बिल में क्या है कि एक चीज़ नहीं कई सारी चीज़ें हैं इसमें, तो अब यही देखना है हमको कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसीलिए मनी बिल के ना जो मैटर इसमें गिवन है, जो ड्राफ्ट जो एक तरह का बना हुआ है, तो वो सारी बातें जो है इस मनी बिल के अंदर आपकी हो रही हैं। सेकंड जो है आपका इम्पोजिशन एबोलिशन रेगुलेशन, ठीक है, इम्पोजिशन एबोलिशन रेगुलेशन, ये कोई भी टैक्स है जैसे आपका, तो उसको इम्पोज एबोलिशन रेगुलेट, इसके बारे में जो हम आगे पढ़ते हैं पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं अपने। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपका जो उधार जो ले रही है, तो उसकी बात भी यहाँ पर होगी, ठीक है, कि कितना उधार लिया गया, किस तरीके से लिया गया। टैक्सेस की बात होगी कि किस तरीके से इम्पोज कर रहे हो उसे, एबॉलिश, इम्पोज मतलब लगाना है, एबॉलिश हटाना, रेगुलेशन करना मतलब किस तरीके से टैक्स को आप रेगुलेट कर रहे हो, किस तरीके से चला रहे हो। ऑल्ट्रेशन करना उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना, रिमिशन थोड़ा सा उसमें और जो आप जो है उसको हटा रहे हो लगा रहे हो, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इस टैक्स के अंदर आ जाएगी। तो मेन जो है बात इसमें टैक्स की चलेगी कि टैक्स जो है किस तरीके से रेगुलेट आपका किया जा रहा है, मेन चीज़ जो है इसमें टैक्स है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी जो उधार लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप उधार लोगे तो उसमें इंटरेस्ट भी लगेगा, इसीलिए
मनी बिल के अंदर ये चीज़ भी आ जाती है आपकी। और आर्टिकल 110 जो है इसकी बात कर रहा है, और 108 किसकी बात कर रहा था आपकी, जॉइंटिंग ऑफ हाउस की। इसके अलावा कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पैसा निकालती है सरकारी खर्चों को चलाने के लिए, इसके अलावा जितनी सारी योजनाएं आती हैं आपकी, तो उन योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लाया जाता है। इसीलिए ये बिल इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये बिल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देश का पैसा है, ये देश का पैसा है। जो आपका टैक्स के द्वारा जो पैसा आता है वो सब यहाँ पे जमा होता है। इसके अलावा जो आपकी जो भी मतलब कंट्री की आपकी जीडीपी की इनकम हो जाती है, तो सभी पैसा हम एक बोलते हैं ना कि किसी के पास फॉरेन रिजर्व कितना है, तो वो हम उसकी भी बात करते हैं। तो वो सभी पैसा जो है वो इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में ही आता है। अब सरकार के जो सारे खर्चे हैं वो जो हैं आपके इसी से चलते हैं। तो इसीलिए कितना पैसा निकाला गया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के खर्चों के अलावा आप, क्योंकि सरकार के पास पावर है, तो ऐसा तो नहीं है कि पावर का मिसयूज करके आप जो है यहाँ से पैसा गलत तरीके से निकाल रहे हो। तो इसकी जो है एक जवाबदेही तय होती है कि पैसा क्यों निकाला गया, कितना निकाला गया, किस लिए निकाला गया, कहाँ कहाँ इसको जो है यूज़ करा गया। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं वो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जो है हम बजट में पढ़ेंगे, उस बजट में आपको ये बताया जाएगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किस कंडीशन में पैसा जो है गवर्नमेंट निकालेगी। तो कंडीशंस जो हम सारी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि सभी सरकारी खर्चों के लिए जो है यहीं से पैसा आपका जो है निकाला जाता है। ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ CFI, पैसा यहाँ से जो निकाला गया है उसकी भी जवाबदेही देनी पड़ेगी कि मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में ही पैसा निकाला जाए। ऐसा ना हो कि ज़रूरत 1000 करोड़ की है और आपने 2000 करोड़ निकाल लिए क्योंकि आपके मिनिस्टर्स को भी पैसे खिलाने हैं। ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएट मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसकी भी बात जो है यहाँ पर करी गई है। इसके अलावा ठीक है, अगर कोई भी खर्चा हो रहा है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा आपको कि ये हमने क्यों किया है, किस तरीके से किया है। वही पॉइंट जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपको बताना पड़ेगा। आपने अगर जितना पैसा निकाला है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि किस कंडीशन में लिया, कितना लिया, क्यों लिया, कहाँ कहाँ पैसा यूज़ हुआ, ठीक है, किस योजना पर लगाया गया, इसके फ्यूचर में इफेक्ट क्या है, मतलब आपने कोई भी आप ऐसी उल्टी सीधी योजना ले आए, इसका फ़ायदा क्या है, तो वो सब आपको वहाँ बताना पड़ेगा। इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे देश का खर्चा आप समझ लीजिए यहीं से चलेगा, तो इसे हम खाली नहीं कर सकते। अगर कोई भी कंट्री आप देखिए पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो कंट्री गरीब क्यों बोली जाती है, वो इसीलिए बोली जाती है क्योंकि अगर हम बात करें उसका भी अगर एक जो कंसोलिडेटेड फंड होगा उसमें पैसा नहीं है, तो फिर देश कैसे चलाओगे, देश तो चलाना पड़ेगा ना आपको। तो वो यहीं से इसमें जितना अमाउंट होगा ना तो वहीं से आप एक देश की अमीरी या गरीबी जो एक तरीके से आप तय कर लेते हो। इसके अलावा ठीक है, एक रिसिप्ट ऑफ मनी भी होनी चाहिए, मतलब एक बात करें एक बिल की, रिसिप्ट ऑफ मनी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तय होनी चाहिए, मतलब एक रिसिप्ट तय होनी चाहिए कि इतना खर्चा किया, इतना यहाँ गया, इतना यहाँ गया। तो वो सभी चीज़ जो है आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे आपने रिसिप्ट में देखा होगा तो उसमें क्या है कि जैसे आपने एक सामान खरीदा तो क्या लिखा होता है, एक जगह कॉस्ट लिखी होती है इतने का सामान, उस पर इतना टैक्स कटा, इतना गवर्नमेंट का टैक्स कटा, तो टोटल आपको इतना पड़ गया। तो उसमें आप सब मेंशन करके देते हो ना। इसी तरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी जब आप पैसा निकालते हो तो एक रिसिप्ट तैयार होती है, तो उसमें बताते हो कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ गया। इसको जस्ट आप बिल्कुल जो दुकान से आप रिसिप्ट लेते हैं तो वहाँ से कंपैरिजन करिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस रिसिप्ट की बात जो है हो रही है। इसके अलावा आपकी जो है ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर मैटर है तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रिसिप्ट जो है किस केस में बनाओगे आप, स्टेट में जब पैसा बांटा जाता है। देखिए स्टेट के पास तो खुद की कोई ज़्यादा कमाई का जरिया है नहीं, मेन पैसा जो है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जाता है, ये बात आपको पता होगी। और नहीं पता है तो एक चैप्टर आएगा आपका स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ कितना पैसा गया, किस योजना के लिए गया, कैसे कैसे यूज़ हुआ,
आपने उस बिल में देखा है ना, बिल में वो शो करते हैं कि इतना पैसा का टैक्स में कट गया, इतने का ये आइटम है, और इतना एक वेट टैक्स होता था पहले, अब तो जीएसटी हो गया सब मिला करके, पहले अलग अलग टाइप के टैक्स होते थे तो उसमें डिस्क्राइब होता है, ठीक है ना। इसी तरह को इसमें रिसिप्ट जो है तैयार करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मनी बिल के मेन पॉइंट्स की, ठीक है। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम बात करेंगे इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, इसको खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि हम अभी उसमें ऑर्डिनरी बिल में पढ़ा था, ठीक है, वो तो दोनों में हो रहा था। इसको खाली जो है इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में आएगा। प्रेसिडेंट एसेंट इज रिक्वायर्ड, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना आप इसे ला ही नहीं सकते हो, यानी पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा रिकमेंडेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, और इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ठीक है, जो राज्यसभा है वो इसे ना ही अमेंड कर सकती है और ना ही रिजेक्ट कर सकती है। RS can't amend और रिजेक्ट द बिल, वो ना ही तो इसे रिजेक्ट कर सकती है और ना ही इसको जो है अमेंड कर सकती है आपका। इसके अलावा जो है वो RS जो है इसे मैक्सिमम डिले इट फॉर 14 डेज, मैक्सिमम 14 दिन के लिए जो है डिले कर सकती है, उससे ज़्यादा वो भी डिले नहीं कर सकती, क्योंकि मेन पावर इस टाइप के बिल में जो लोकसभा के पास है, क्योंकि लोकसभा जो है आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब आपने उनको चुन के भेजा है। तो जो मेन सरकार आपकी गवर्नमेंट जो चलती है ना, वो आपकी लोकसभा से ही चलती है, और पावर भी लोकसभा के पास ही ज़्यादा है। लेकिन दो मामलों में जो है पावर आपकी राज्यसभा के पास ज़्यादा हो जाती है। एक तो आपका यूपीएससी वाला मैटर है, जितनी भी सिविल सर्विसेज होती है ना, और ये जो आपकी स्टेट पीसीएस सर्विसेज होती हैं, तो ऐसे मामलों में जो है आपका यहाँ पावर राज्यसभा आपको ज़्यादा ले जाता है, ठीक है। बाकी सभी मामलों में आपकी लोकसभा ही इंपॉर्टेंट हाउस है, लेकिन फिर भी इसे लोअर हाउस बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिसोल्यूशन होता है इसके अंदर, ये इसको भंग किया जा सकता है अगर मेजोरिटी नहीं रही। लेकिन राज्यसभा को आप कभी भी डिसोल्यूट नहीं कर सकते, वो हमने उसमें पढ़ा था, उसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इसको रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मनी बिल था, 14 दिन के लिए आप इसे डिले कर सकते हैं, राज्यसभा डिले कर सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 14 दिन के लिए, उसके बाद उसको पास करना पड़ेगा। उसको ना ही अमेंड कर सकता ना ही रिजेक्ट कर सकता। इसके अलावा दोनों इसको खाली मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि देखिए मनी बिल आ रहा है तो जाहिर सी बात है फाइनेंसेस की बात हो रही है, और अगर फाइनेंसेस की बात हो रही है, पैसा खर्च करने की बात हो रही है, तो पैसा खर्च करेगा कौन? जो रूलिंग पार्टी है। तो रूलिंग पार्टी है तो मिनिस्टर भी उसका होगा, ठीक है। तो इसीलिए मिनिस्टर ला सकता है। थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो है ना कॉमन सेंस के हैं, जैसे मिनिस्टर क्यों ला रहा है, प्राइवेट मेंबर क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि भाई जो रूलिंग पार्टी है, पैसा खर्च करने का अधिकार भी तो उसी का ही है ना, तो वही लाएगा उसको, और अपोजिशन पार्टी के कैसे ले आएगा इसको जब उसकी गवर्नमेंट ही नहीं है? तो ठीक है, प्रेसिडेंट की असेंट जो है इसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप देश के लिए पैसा खर्च कर रहे हो इसमें, तो प्रेसिडेंट की असेंट तो अपने आप में इसमें रिक्वायर्ड हो जाती है, ठीक है। और इसको जो है खाली हम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में आपके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वही गवर्नमेंट चला रहे हैं, और गवर्नमेंट चलाने का मतलब है कि रूलिंग पार्टी है वो, और जो रूलिंग पार्टी है वो फाइनेंस के सारे फैसले जो है लेगी, क्योंकि वही योजनाएं बनाएगी आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा था मनी बिल। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है मनी बिल के अंदर ही जो है आपका, इसमें कोई ज्वाइंट सेटिंग नहीं होती है आपकी, नो ज्वाइंट सेटिंग। और फाइनेंस बिल जो है आपके, वो एक तरीके से आप इसको इसी में कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है आपका। फाइनेंस बिल जो है मनी बिल का ही जो है एक पार्ट है। कैसे? एक 117(1), इसके अलावा
117 3, ठीक है। 117 3 और 117 1 की बात जो है फाइनेंस बिल में आपकी हो रही है, तो वो मनी बिल का ही एक पार्ट है अगर आप देखें तो उसको, ठीक है ना, वो इसी में आ जाता है। तो ये जो है आपका मनी बिल के बारे में हो गया, उसी के अंदर जो है फाइनेंस बिल का भी आ जाता है। अब हम बात करेंगे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की। ये लास्ट बिल है हमारा और इम्पोर्टेंट भी है अपने आप में, क्योंकि काफ़ी चर्चा में ये बिल रहा है। कैसे? CAA, ठीक है, आपका CAA जो इसी का पार्ट है। इसके अलावा जो आर्टिकल 370 जो है, अब वो फाइनेंस बिल ऑर्डिनरी बिल तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही है, तो इसीलिए उन लॉ को समझने के लिए वो किस तरीके से पास हुए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को जो है आपको अच्छे से समझना होगा। तो हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इसमें क्या है आपका कि ये आर्टिकल 368 में गिवन है। इसका प्रोविजन जो है 368 में, तो ये आर्टिकल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल जो है आपका पूछा जा सकता है। तो ये बिल्स जो है ना, जैसे मनी बिल है आपका उसकी बात आर्टिकल में हो रही है। जॉइंट सिटिंग है 108 में बात हो रही है। मनी बिल की किस्में थी 110 में। उसके अलावा फाइनेंस बिल की किस्में थी, फाइनेंस बिल 2 थे आपके, 117 1 और 117 का पार्ट 3। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो 368 की बात करता है आपकी। अब देखिए इसमें क्या है, इसको आप किसी भी हाउस में ला सकते हैं। ठीक है, सदन में नहीं ला सकते, लेकिन आप इसको आप सदन में जो है नहीं ला सकते। इसके अलावा इसमें ठीक है, इसको या तो मिनिस्टर ला सकता है या कोई भी प्राइवेट मेंबर जो आपका ला सकता है। प्रेसिडेंट की एसेंट की इसमें जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी। इसके अलावा अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो बिल जो है आपका हर हाउस से पास होना चाहिए आपकी स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल जो है आपका पास होना चाहिए, मतलब 50% प्लस जो है आपका होना चाहिए। 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 भी अगर आपका हो रहा है तो ये जो है फिर पास माना जाएगा। इसके अलावा जो है आपको टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है, इसके अलावा टोटल मेंबरशिप जो है यहाँ पर आप 2/3 मेजोरिटी की बात करेंगे। देखिए, अगर आपको इस बिल को पास करना है स्पेशल मेजोरिटी 50% प्लस 1 की, इसके अलावा टोटल मेंबरशिप ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होनी चाहिए। मतलब
जैसे 540 आपके टोटल कितने मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से आपकी 530 सीट्स होती हैं। तो उसमें जो है 2/3 की मेजोरिटी के साथ, मतलब अगर उसका आप 3 हिस्सा करें तो उसमें से कम दो जो 2 हिस्सा है उसका, तो वो तो कम से कम उसको पास कर ही दे, तभी इस बिल को जो है पास माना जाएगा। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि जैसे आपका ये जो आर्टिकल 370 था, कोई भी बिल अगर आपका जो है फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, वो फेडरल स्ट्रक्चर को जो है चेंज कर रहा है, तो उसमें आपको उस बिल को हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कराना पड़ेगा। तो एक इसमें पॉइंट लिख लीजिए आपका, इन हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इसमें इतनी ही बात है। इसमें भी जो है आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग करानी पड़ेगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये जो था आपका प्रोविजन था, क्या था कि आप इसको जो है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं, दोबारा इसको समझ लेते हैं अगर कोई दिक्कत है। प्रोविजन ऑफ बिल की बात जो है आर्टिकल 368 में हो रही है। इसको दोनों हाउसेस में लाया जा सकता है, चाहे तो आप इसे लोकसभा में लाएं, चाहे आप इसे राज्यसभा में लाएं, ठीक है। और लेकिन इसे आप स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं ला सकते हैं। ऐसे बिल जो होते हैं वो कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर में आ ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा इसको मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी ला सकता है। और प्रेसिडेंट की एसेंट, प्रेसिडेंट की जो एक कह सकते हैं परमिशन उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा इसको जो है दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होगा, यानी 50% + 1, और साथ में 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मतलब टोटल मेंबरशिप जो उस हाउस की पर्टिकुलर है उसमें भी 2/3 मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बिल जो है जैसे आपका CAA था या आपका आर्टिकल 370 था, तो जो नेता बोलते थे कि इस बिल को हाथ लगाना मुश्किल है, तो वो हाथ लगाना मुश्किल इसीलिए बोलते थे क्योंकि उसमें कारण क्या था कि वो बिल जो था आपका फेडरल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर रहा था। अब फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस हाउस से तो आपने पास करवा ही लिया, पार्लियामेंट की कंडीशन तो आपने पढ़ ली कि वहाँ पे किस तरीके से मेरिट से पास होना चाहिए। अब आपको इसे हाफ ऑफ द स्टेट, यानी टोटल जितनी स्टेट्स हैं मान के चलिए 28 स्टेट्स हैं, तो आप मान के चलिए 28 स्टेट्स का आधा कितना हो जाएगा 14, 14+ स्टेट्स से ये जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से उसमें भी आप जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग करवाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास अगर होके बिल आ रहा है, उसके बाद उसको आप प्रेसिडेंट को दे दीजिए, प्रेसिडेंट को उसको साइन करना ही पड़ेगा। वो उसको दोबारा रिकन्सिडरेशन या उसको जो है मना नहीं कर सकते उस बिल को, उनको फिर वो साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है प्रेसिडेंट जो है आपके नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंट कौन है आपके, नॉमिनल हेड है, एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है उसके अलावा आगे लिख लेते हैं इसको, मैं पूरा रफ कर देती हूँ इसको। जब ये आपका पास होके आ जाता है तो आप इसे फिर प्रेसिडेंट को दे दीजिए असेंट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है बिल जो है एक्ट कब बनता है, हमने कई बार पढ़ लिया इस चीज़ को। कई सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि बिल और एक्ट में अंतर क्या है। तो बिल जो है अभी आपका हाउस में आया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उस पर प्रेसिडेंट की मोहर लग जाएगी वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है, और उसे लागू भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर है। तो अगर आपका देखिए मान लो चलिए बिल पास हो गया, तो अब आप उसे हाउस में लाओगे, उसको आप जो है प्रेसिडेंट के पास लाओगे कि नहीं। उसके बाद ड्यूली
यहाँ पर रेटिफाइड वर्ड लिखिए। अब यहाँ पर क्या आएगा कि प्रेसिडेंट की असेंट जो है, प्रेसिडेंट जो है इसको इस लाइन को इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, अब ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट होने के लिए। इसके अलावा ठीक है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज assent and can't give it for reconsideration। रिकंसिडरेशन का तो सवाल ही नहीं उठता इसमें। क्यों नहीं उठता? क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, ऑलरेडी हाफ ऑफ द स्टेट ने इसको रेटिफाइड कर दिया है, हाउस से भी पास हो गया। तो प्रेसिडेंट की असेंट की, प्रेसिडेंट को तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी, साइन करना है, वो उसको वापस कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोगों से पास होकर आ गया, तो जाहिर सी बात है बिल में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो क्या खाली प्रेसिडेंट ही उसको जो है मतलब उसमें क्या रिकंसिडरेशन करेंगे? अब कंसिडर होकर ही आया है, अमेंड होकर ही आया है वो, तो और उसमें टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए उसमें मस्ट वर्ड यूज किया गया। मस्ट मतलब उन्हें देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रेसिडेंट के आफ्टर प्रेसिडेंट असेंट बिल बिकम एक्ट। बिल जो है वो क्या बन जाएगा? एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड्स। जैसे आपका क्या है एग्जाम्पल? CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। CAA था ना, NRC जो था वो काफी बवाल है, वो एक्ट बन चुका है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल थे, बिल आपका ये था। और कल जो है हम बजट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल आपका बजट का सेशन होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने बिल्स को जो है काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बिल के लैब्स, बिल के टाइप्स और जॉइंट सिटिंग का केस, तो सारा को जो है काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। ऑल तो इतने डिटेल में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है मैंने काफ़ी बेसिक से चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, और जो है अपने कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।